ओके नाउ सी इक्विलेट जियोमेट्री। इक्विलेट जियोमेट्री मींस इक्विलेट क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें मैथमेटिक्स के कुछ टर्म्स और कुछ चीजों के बारे में बताया था। इन्होंने मैथमेटिक्स में कई सारी इन्वेंशन की, जिसमें से दो इन्वेंशन इनकी सबसे ज्यादा फेमस है एक्सॉम्स। ठीक है, एक्सॉम्स क्या होते हैं, मतलब उनके संविधान मैथ्स के। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ऑन मैथ्स। ठीक है, ये पूरी तरीके से मैथ्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, कि मतलब मैथमेटिक्स पे जितने भी टर्म है ना, उन पे आपको एक्सॉम्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या होते हैं एक्सॉम्स, आगे देखेंगे। सेकेंड है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ये किस पे एप्लीकेबल है, जियोमेट्री वाले पार्ट पे। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो भी जियोमेट्री वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे कि आपने ट्रायंगल देख लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसी सब चीजों पे आपको ये एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। मींस आपको ये चैप्टर में एक्सॉम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करना है। इसी पे जो इक्विलेट है, उन्होंने 7 रूल्स फॉर एक्सॉम्स और 5 रूल्स फॉर पोस्टुलेट्स हमें दिए हैं। मतलब 7 रूल है जो एक्सॉम्स के लिए है और 5 रूल्स है जो किसके लिए है, पोस्टुलेट्स के लिए आपको देखने को मिलेंगे। नाउ सी एक्सॉम्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास 7 एक्सॉम्स है, मतलब 7 रूल्स है, उसमें से हमें करना है। तो फर्स्ट रूल है थिंग्स which are equal to each other, equal to the same thing are equal to one another। अब देखो ये रूल क्या कह रहा है, क्या किया हुआ है, the things are equal to the same thing, मतलब ऐसी थिंग्स जो एक दूसरे के इक्वल, मतलब सेम थिंग के इक्वल हो, आर इक्वल टू वन अनदर। अब कैसे, देखो यहाँ पर आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू b। ठीक है, और दूसरा भी आपको गिवन है a c इज इक्वल्स टू b। सो देखो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मतलब a और c इक्वल किसके है, एक ही जैसे, मतलब b के, आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब a और c भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। मींस जब दो थिंग्स किसी सेम थिंग के इक्वल हो, तो वो दोनों थिंग भी एक दूसरे के क्या देखने को मिलेंगी, आपको इक्वल देखने को मिलेंगी। मींस व्हेन a is equals to b और c is equals to b, then a is equals to c आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया ये। नाउ सेकंड, if equals are added, if equals are added to equals, the whole are इक्वल। अब ये कैसे होगा, क्या कहा गया, if equals are added to the equal, the wholes are equal। मतलब सपोज करो a और b एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, इसमें आपको इक्वल ही ऐड करना है। मतलब समझ लो कि मैंने c दोनों में प्लस कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। देखो अगर मैं नंबर ले लूं, जैसे 2 इज इक्वल टू 2, अगर मैं दोनों में सेम नंबर 1 1 प्लस कर दूं, तो दोनों कितने आएंगे, 3 इज इक्वल टू 3। मींस ये वाला रूल, if equals are added to equals, if equals are added to equals, the whole is equal, then the whole is equal। समझ में आया ये प्रश्न एग्जाम्स। थर्ड, if equals are subtract to equals, the whole is equal। देखो अब इसका उल्टा कहा गया है,
कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना इक्वल में से इक्वल नंबर है तो भी आपको इक्वल आंसर मिलेगा। जैसे देखो 3 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, मैं दोनों में -1 कर देता हूं। इक्वल और सब्ट्रैक्ट टू इक्वल्स देन द होल इज इक्वल। समझ में आया? मतलब आप अगर इक्वल नंबर में से इक्वल नंबर ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर भी कैसा मिलेगा? इक्वल ही मिलेगा। ओके, नाउ सी फोर्थ नंबर, things which coincide with each other, ठीक है, मतलब जो थिंग जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है विथ वन अनदर कर दो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहां पर क्या कहा गया है? The things which coincide with one another are equal to the one another। मतलब जो थिंग्स एक दूसरे के साथ मिल रही है, कोइंसाइड कर रही है, वो एक दूसरे के इक्वल भी है। जैसे देखो, इट इज एन सर्कल, टू सर्कल्स आर देयर, सेंटर पॉइंट से लेके ये आपको पता है रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। द थिंग्स व्हिच कोइंसाइड, दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। आप सपोज करो आप दोनों का रेडियस कैसा है? सेम है। मींस मतलब अगर ये एक दूसरे के साथ मिल भी जाए सर्कल तो भी रेडियस हमें कैसा देखने को मिलेगा? सेम ही देखने को मिलेगा। सो इसीलिए द थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये है भी इक्वल लेकिन मिल जाएंगी फिर भी इक्वल ही रहेंगी। कैसे? देखो, अगर इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस भी 2 है, इन दोनों सर्कल को मिला लोगे तो भी रेडियस 2 ही आएगा। समझ में आया? मींस अगर ये दोनों मिल भी जाते हैं ना सर्कल, क्योंकि रेडियस कैसा है? सेम। आप एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखोगे तो रेडियस कैसा आएगा? सेम ही आएगा। सो दैट्स व्हाई ये अलग अलग हो या साथ में हो जाए तो भी रेडियस कैसा रहेगा? सेम एज इट इज ही रहेगा। पता चला? 5 नंबर में क्या बोला गया? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब जो पूरा होल होता है ना, अगर आप उसके पार्ट्स कर दो तो आपको वो हमेशा उनसे छोटा देखने को मिलेगा। मतलब कैसे? देखो, सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें 100 लीटर वाटर है। अब अगर मैं इसके 10 लीटर के पार्ट करना स्टार्ट करूं, 10 तो मैं कितने भी पार्ट कर लूं वो 100 से कभी ज्यादा नहीं कर सकता मैं। मतलब 10 पार्ट से ज्यादा नहीं कर सकता, 10 से कम कर सकता हूं। मीन द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कि पार्ट कितने भी हो जाए पर वो पूरे से बड़े होंगे नहीं। ये तो आपको भी पता है कि अगर आप 1 kg को ग्राम्स में 100 ग्राम के 10 पार्ट में तोड़ सकते हो, लेकिन आप उसको 1 kg से ज्यादा ले जा सकते नहीं है। और जब वो 1 kg से ज्यादा नहीं जाएगा तो मतलब क्या है? हमारा होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब जो पूरा है वो पार्ट से हमेशा कैसा रहेगा? बड़ा ही रहेगा। पता चला इतना? ओके, नाउ सी 6th नंबर रूल, द थिंग्स which are double, ठीक है, यहां डबल की बात हो रही है, डबल ऑफ द सेम थिंग are equal to one another। Now see, ये कैसे होगा? अब क्या बोला गया? The thing which are double of the same thing। मतलब देखो 2x is equal to कितना गिवन है आपको? y। डबल किसी एक थिंग के इक्वल, और दूसरा भी गिवन है 2x is equal to z। मतलब the things which are double of the same thing, डबल सेम थिंग, मतलब ये डबल की सेम थिंग है, ये डिफरेंट आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ y is equal to z। तो मतलब r equal to, तो मतलब जो सेम थिंग्स है वो उन दोनों को भी क्या बनाएगी? एक दूसरे के इक्वल बना देगी। पता चला? जब डबल 2x is equal to y और 2x is equal to z तो y is equal to क्या आ जाएगा आपका?
Z आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ सी, इसी का उल्टा, द थिंग्स विच आर halves of the same things are equal to one another। ठीक है, नाउ देखो, अगर मैं कहूं हाफ x इज इक्वल टू y और हाफ x इज इक्वल टू z, मतलब the things which are half of the same thing, ओके, तो y इज इक्वल टू z आएगा, मतलब जो एक्सोम 6 है ये उसका उल्टा है, जहां पर डबल था अब वहां पर क्या आ गया है, हाफ आ गया है, मतलब ये कैसा होगा, हाफ ऑफ x इज इक्वल टू y और हाफ ऑफ x इज इक्वल टू z, मींस y इज इक्वल टू क्या आपको देखने को मिलेगा, z देखने को मिलेगा। नाउ सी पोस्टुलेट्स, ठीक है, देखिए पोस्टुलेट्स मैंने आपको पहले ही कहा कि वो सिर्फ जियोमेट्री जो मैथ्स है ना उस पे एप्लीकेबल है, ये हमारी नॉर्मल मैथ्स पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब यहाँ पर जो भी आपको पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं वो सब जियोमेट्री वाले हैं, ठीक है, कोई भी पोस्टुलेट आपके मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर 5 पोस्टुलेट्स हमें गिवन है, स्टार्टिंग के जो 4 है वो बहुत इजी है, सिर्फ 5 नंबर वाला एक थोड़ा हार्ड है और थोड़ा लेंथी है, बाकी सब कुछ इजी है। First, a straight line can be passed, a straight line may be drawn from one point to any other point, मीन्स देखो ये 2 पॉइंट है A B, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम द वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, तो आप यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यस वी कैन ड्रॉ, ठीक है। सो इट इज अ पोस्टुलेट नंबर 1 कि आप कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट को देख के ड्रॉ कर सकते हो, ओके, पता चला यहां तक। Second, a terminate line can produce indefinite, ठीक है, क्या बोला गया है, a terminate line can be produced indefinitely, ठीक है। ओके, a terminating line can be produced infinitely, क्या कहा गया है, कोई भी टर्मिनेटिंग लाइन जो है वो इनडिफाइनेटली प्रोड्यूस हो सकती है। देखो टर्मिनेटिंग लाइन मींस ये सपोज ये लाइन है ए और बी, नो एंड पॉइंट्स, इनके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, तो आप इसको जितना चाहो प्रोड्यूस कर सकते हो, जितना चाहो दूर ले जा सकते हो। सो यस, द टर्मिनेटिंग लाइन कैन प्रोड्यूस इनडिफाइनेटली, मतलब वो इनडिफाइनेटली जितनी चाहे उतनी वो बढ़ सकती है, ओके, पता चला। ओके, नाउ a circle can be drawn from, ठीक है, कि एक सर्कल है आप उसको कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ विथ एनी सेंटर टू एनी रेडियस, ठीक है, कि आप सर्कल को कहीं से भी, देखो जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर, ये रेडियस, सेंटर रेडियस, ये सब रेडियस ही है। सो यस, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, क्या कोई भी सर्कल को कोई भी सेंटर से लेकर रेडियस बना सकते हो, ओके, पता चला ना। फोर्थ पॉइंट, all right angles
are equal to each other means all right angles are equal to each other या equal to one another भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कैसे, देखो ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, एंड सपोज ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री। सो ये तीनों राइट एंगल एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों का एंगल कैसा है 90 डिग्री। मींस ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर और वन अनदर आपको देखने को मिलेंगे। ओके ओके, नाउ सी, ये आपका पोस्टुलेट है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। देखो रीड करने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतना इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं लाइन टू लाइन रीड करता हूँ और उसे ड्रॉ करता हूँ। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, मतलब दो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है। ओके, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब वो दो इंटीरियर एंगल बना रहा है, एक दो, ये इसको नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है, मेक एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट। ठीक है, सेम साइड पे दो दो आपको इंटीरियर एंगल देखने को मिलेंगे। टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, ये दोनों टू राइट एंगल्स कितना होता है 90 प्लस 90 180, मतलब a प्लस बी और c प्लस डी, जो भी एंगल इन दोनों में से अगर दो राइट एंगल से कम आता है, मतलब 180 से कम आता है, ठीक है, वो इनडिफाइनेटली, मतलब टर्मिनेटिंग लाइन, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आगे जाके मिलेंगे। ठीक है, ऑन द सेम साइड द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब इनमें से जो भी दो एंगल, चाहे वो सी और डी हो या ए प्लस बी हो, अगर इन दोनों में से कोई भी 180 से कम आता है ना, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग इनडिफाइनेट। हमने एग्जाम्स में पढ़ा था कि, सॉरी इसी में पोस्टुलेट्स में पढ़ा था, सेकंड नंबर वाला पोस्टुलेट्स, कि टर्मिनेटिंग एंड्स क्या होती है, मतलब दूर तक जाती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, अगर जो दो स्ट्रेट लाइन है जिनका एंगल 180 से कम आ रहा है, वो आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगी, पर उनका एंगल कैसा होना चाहिए 180 से कम, क्योंकि एक साइड 180 से कम आएगा, एक साइड 180 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जहां पर 180 से कम आ रहा है वो आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स आपको गिवन है। देखो फर्स्ट में क्या गिवन है, ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, कि कोई भी एक ही लाइन पास हो सकती है सिंगल पॉइंट से। तो देखो ये सिंगल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी भी लाइन चाहूं मैं यहां से पास कर सकता हूं एक ही पॉइंट से। सो इट इज एन फॉल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम जितनी लाइन चाहे उतनी एक पॉइंट से पास करवा सकते हैं। नाउ सी सेकंड नंबर, क्या गिवन है सेकंड नंबर में, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन व्हिच कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो पॉइंट। अब ये एक ही लाइन पास हो सकती है, जैसे ये ए और बी है, ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, यहां से मैंने एक लाइन पास की, तो इसके अलावा कोई और पास नहीं हो सकती, क्योंकि मैं यहां से यूं लाइन को पास नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज नॉट अ लाइन, या नीचे से भी नहीं जाएगी, सो वो भी लाइन नहीं होगी। सो इट इज आल्सो फॉल्स, कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ सिंगल लाइन ही पास हो सकती है, उससे ज्यादा पास हो सकती नहीं है। मतलब फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास, नॉट मोर देन वन। समझ में आया? नाउ सी थर्ड नंबर, क्या ये मैंने थर्ड नंबर में, a terminate line can produce indefinite on both the side। ये हमने पोस्टुलेट नंबर 2 में भी देखा था कि ये ए और बी है टर्मिनेटेड लाइन, वो इनडिफाइनेटली प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, यहां से भी जितना चाहो, यहां से भी जितना चाहो। सो यस इट इज ट्रू कि टर्मिनेटिंग लाइन है वो इनडिफाइनेटली प्रोड्यूस
हो सकती है। ओके, नाउ सी 4 नंबर, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। ठीक है, अगर दो सर्कल्स हैं, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो वो सीधी सी बात है उनका रेडियस भी कैसा होगा, इक्वल ही होगा। सो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आपको देखने को मिलेगा। नाउ सी 5th नंबर, इन द फिगर, आपको एक फिगर गिवन है जिसमें 3 लाइन है, ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई। ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई गिवन है। आपको क्या गिवन है, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। ये आपको पता ही है, ये हमने एग्जाम्स में देखा था कि जब भी एक साइड दूसरी साइड के इक्वल हो और वही साइड किसी और साइड के इक्वल हो तो ये दोनों साइड एक दूसरे की क्या रहेंगी, इक्वल ही रहेंगी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू आपको देखने को मिलेगा। क्या तक समझ आया? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे डेफिनेशन पूछी गई है और ऐसा कहा गया है कि अगर वो डेफिनेशन देने से पहले आपको लगता हो कि उसमें कोई और पॉइंट्स की डेफिनेशन देना जरूरी है तो वो आपको देनी है। देखो क्या दिया हुआ है, गिव डेफिनेशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आपको नीचे गिवन सारे टर्म की डेफिनेशन देनी है एंड अदर टर्म्स, उनसे पहले अगर आपको किसी टर्म की डेफिनेशन देना सही लगती है तो आप उनको भी डिफाइन कर सकते हो और वो क्या है उनको भी आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले गिवन है पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, लाइंस ऑन द प्लेन which cannot meet with each other। मतलब लाइंस है, दो लाइंस है पर वो एक दूसरे से मिल नहीं सकती है और वो मेंटेन द इक्वल मेंटेन द इक्वल डिस्टेंस। क्या मेंटेन करती है, इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करती है। यहां पर देखो दो चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है लाइन कि ये क्या होता है एंड दूसरा सेम डिस्टेंस एट ईच पॉइंट। दूसरा आ रहा है हमारे लिए ये पॉइंट, कि पॉइंट क्या होता है। ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये दोनों डेफिनेशन को जानना जरूरी है। लाइंस, इट इज अ ब्रीथ, मतलब क्या आपको देखने को मिलेगा, ब्रेथ जो होती है ना, ब्रेथ लेस होता है ये, मतलब आप इसकी चौड़ाई नहीं माप सकते, ठीक है, लेंथ माप सकते हो जैसे ये है, ठीक है, आप इसकी ये ब्रीथ नहीं माप सकते क्योंकि ये फैलती रहेगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस एंड पॉइंट, पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हिच हैज नो पार्ट, ठीक है, इनका कोई भी पार्ट होगा नहीं है, मतलब इनके अंदर आपको कोई भी पार्ट देखने को मिलेगा नहीं, मींस व्हिच हैज नो पार्ट, मतलब इनके अंदर कोई भी पार्ट होता नहीं है। सो लाइन और पॉइंट। अब आ जाते हैं पैरेलल लाइंस पे। देखो ये पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, सपोज करो ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, मतलब लाइन और एल और एम एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रही है, ठीक है, और ये दोनों ने अपने अंदर इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा है। सो इट इज एन पैरेलल लाइंस। समझ में आया मीनिंग परपेंडिकुलर लाइंस की। नाउ सी परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे से मीट करती है, ठीक है, कौन से एंगल पे, एट द राइट एंगल। मींस यहां पर क्या गिवन है, अ लाइन meet another line at the right angle triangle is called the perpendicular line। means क्या होगा, a line meet with another line at
एंगल, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन से कहां पर मिल रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल पे मिल रही है, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब देखो यहां पर भी दो चीज की डेफिनेशन है, लाइन और एंगल। ठीक है, लाइन की डेफिनेशन हमने फर्स्ट में देखी, तो वापस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एंगल को देखेंगे। ठीक है, पर जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये दोनों बतानी पड़ेगी, लाइन और एंगल, क्योंकि उससे पहले वाले में आपने नहीं बताई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, द टू लाइंस डाइवर्जिंग ईच अदर। ठीक है, मतलब दो लाइन जहां पर डाइवर्जिंग हो रही है ईच अदर फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से दो लाइन का डाइवर्जन होना इन अ सिंगल पॉइंट इज फॉर्म एंगल। देखो जैसे ये पॉइंट है, ये यहां जा रही है, क्या डाइवर्ज हो गई, तो ये जो फॉर्म होगा ये क्या होगा, एंगल आपको देखने को मिलेगा। नाउ देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर एक लाइन दूसरी लाइन, ये दोनों 90 डिग्री पे मीट कर रही हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। मतलब वन लाइन मीट विद द अनदर लाइन एट द राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे, इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन। समझ में आया? ओके, नाउ सी थर्ड। क्या ये है आपको, लाइन सेगमेंट। अ लाइन with two end points are called line segment। मतलब एक जो लाइन जिसके पास टू एंड पॉइंट्स हो, ठीक है, ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट ए और बी, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसमें आपके पास लाइन और पॉइंट दोनों की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट समर में, तो सेम की सेम आपको कॉपी कर देनी है। ओके, फोर्थ, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल, अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट मतलब एक उसका एंड पॉइंट कहां होगा, एट द सेंटर, एंड अनदर एंड पॉइंट, मतलब दूसरा एंड पॉइंट आपको कहां देखने को मिलेगा, ऑन द सर्कल बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ सी, एक पॉइंट सेंटर पे, दूसरा उसकी बाउंड्री पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेडियस। दिख रहा है, कहीं से भी ले लो, सो इट विल फॉर्म द रेडियस। अब यहां पर दो चीजें आ रही है, सर्कल, लाइन, पॉइंट। लाइन और पॉइंट की डेफिनेशन तो आपको पता है। अब रहा सर्कल, तो सर्कल क्या होता है, एक पूरा आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा, अ प्लेन विथ circular loop with center, मतलब ऐसा सर्कुलर लूप जिसके पास क्या हो, सेंटर। देखो ऐसे, ये पॉइंट है, हमने लूप लिया और यहां से पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, सो ये सेंटर के साथ सर्कल को ड्रॉ किया, सो इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। मतलब ऐसा प्लेन जिसके लूप के साथ क्या देखने को मिले, आपको सेंटर देखने को मिले, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन लास्ट, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के बारे में आप सब जानते हो। द कोऑर्डिनेटर a quadrilateral which have all four sides are सेम कह लो या इक्वल कह लो, इक्वल ज्यादा सही रहेगा क्योंकि एंगल इक्वल होता है, आर इक्वल एंड
ऑल आर राइट एंगल, इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब जिसकी ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी चारों साइड कैसी हो, सेम हो। देखो इसमें भी तीन डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेटर, एंगल्स, ठीक है, दो है, एंड बस दो ही चलेंगी, कोऑर्डिनेटर और एंगल्स आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले कोऑर्डिनेटर, एंगल्स की डेफिनेशन आपके पास है, ठीक है। नाउ सी कोऑर्डिनेटर, सो कोऑर्डिनेटर क्या होता है, आप प्लेन एनक्लोज द फिगर, ठीक है, ये क्या है, मतलब प्लेन एनक्लोज द फिगर विथ फोर साइड्स। मतलब ये क्या है, कोऑर्डिनेटर, इससे पूरा इसको क्लोज कितने में किया है, चार साइड में। और जब ये चारों साइड 90 डिग्री की हो तो इसे क्या कहा जाता है, क्या देखने को मिले, शेप देखने को मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। समझ में आया?